हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। तो पहला राजवंश आता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो वो है मौर्य राजवंश। तो मौर्य वंश मुख्य रूप से भारतीय इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव या एक समयावधि रही है जिसमें बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई। लेकिन हम स्पेशली एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि मौर्य राजवंश का मध्य प्रदेश से क्या संबंध रहा है। तो मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने लगभग 322 ईसा पूर्व, अब ईसा पूर्व मैं पहले ही आपको कल समझा चुका हूं। तो मौर्य राजवंश के संस्थापक ये है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब एक चंद्रगुप्त जो आएंगे वो विक्रमादित्य होंगे और वो जो रहेंगे वो गुप्त वंश के अंतर्गत रहेंगे और वो सबसे प्रतापी, अभी तक जितने भी विक्रमादित्य की उपाधियां हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो ये जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब उसके बाद एक विचारक आता है, एक विचारक का नाम है जस्टिन। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि जस्टिन कौन है। तो जस्टिन एक विचारक है और इस विचारक ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम दिया है। उसका नाम है सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस। और पूछ ले कि सेंड्रोकोटस कौन है, तो सेंड्रोकोटस कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ही है। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जो नाम दिया है वो जस्टिन एक विचारक ने दिया है। अब फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और जानकारी मिलती है। एक अभिलेख है, उसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख है, ये कहां से संबंधित है, तो ये गुजरात के राजा से संबंधित है। तो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है और इसका संबंध है रुद्रदामन से। एक प्रतापी राजा हुए थे रुद्रदामन। तो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात, संबंध है रुद्रदामन। और रुद्रदामन के इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका जो शासन था वो मध्य प्रदेश में भी था। और मध्य प्रदेश में कहा था, वही आपका महाकालेश्वर नगरी, मतलब अवंती। तो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से ये जानकारी मिली कि जो राज शासन था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य का राज शासन वो अवंती जनपद में या महाजनपद में हुआ करता था। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले बता चुका हूं कि राज शासन अवंती जो था वो केंद्र बिंदु रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, जूनागढ़ अभिलेख देता है। और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है और रुद्रदामन है वो गुजरात के राजा हुआ करते थे। फिर रुद्रदामन जो, ये तो इनका राज शासन अलग चलेगा, लेकिन अभी फोकस करिए मौर्य वंश में। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी, अब इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था बिंदुसार। देखिए मैं ज्यादा यहाँ पे भारतीय इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सा बता रहा हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन बनेंगे वो एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के इतिहास से बन रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम है बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में, या बिंदुसार जब राजा थे तो बिंदुसार का पुत्र का नाम है अशोक। क्या नाम है, अशोक। अशोक 11 वर्ष तक अवंती राज्य का, अवंती का प्रांतपति, ये ध्यान रखना है यहां पर कि प्रांतपति या फिर क्या, राज्यपाल, प्रांतपति या फिर राज्यपाल। तो चीजें आ रही है समझ में यहां पर कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा है सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक राजा बनने से पहले 11 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 11 वर्ष तक अवंती महाजनपद के राज्यपाल या प्रांतपति रहे। लेकिन फिर उसके बाद ये आया सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का विवाह होगा, अशोक का विवाह।
अशोक का विवाह हुआ एक शक राजकुमारी, शक राजकुमारी, ये शक वंशगी या शक एक जमींदार हुआ करते थे। तो शकों की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी का नाम था कुमार देवी, कुमार देवी। और ये कुमार देवी जो थी ये किस रियासत में आती थी या किस भाग में आती थी? विदिशा में। तो बस चीजों को यहां पे ध्यान रखना है कि अशोक है, अशोक का विवाह एक शक राजकुमारी, शक राजकुमारी का नाम है कुमार देवी, और कुमार देवी कहां की थी? विदिशा। तो विदिशा की राजकुमारी कुमार देवी के साथ में अशोक का विवाह होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन यहां से एक और बनता है कि अशोक का संबंध जो है वो विदिशा से भी रहा है क्योंकि विवाह हुआ है, और अवंती मतलब ये आपके उज्जैन से, यहां पे समझ जाना उज्जैन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जानकारी मिलती है कि अशोक है, अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं, ठीक है। एक है रूपनाथ अभिलेख। रूपनाथ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो रूपनाथ अभिलेख प्राप्त हुआ है कटनी से। और एक है गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख। रूपनाथ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? कटनी से। दूसरा जो आता है गुर्जरा अभिलेख है, और गुर्जरा अभिलेख जो प्राप्त होता है वो हो रहा है दतिया से। तो गुर्जरा अभिलेख दतिया, ये जो दो अभिलेख है इनसे ये जानकारी मिलती है कि जो सम्राट अशोक है उनके नाम, अशोक के नाम क्या थे? तो सम्राट अशोक के जो नाम हुआ करते थे वो थे, पहले तो अशोक ही नाम मिलता है कि सम्राट अशोक का इनमें क्या नाम मिलता है, तो अशोक नाम जो है वही मिलेगा। और उसके बाद दूसरा जो नाम मिलता है वो है देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय। और पूछ भी लेते हैं कि इतिहास में या प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे देवनाम प्रिय, तो देवनाम प्रिय कौन है? तो देवनाम प्रिय कौन है? सम्राट अशोक है। और सम्राट अशोक का ही एक और नाम मिलता है वो है प्रियदर्शन। क्या नाम है? प्रियदर्शन। तो तीन चीजें याद होनी, ठीक है। यहां पे प्रियदर्शन, अशोक के तीन नाम मिल गए, एक अशोक है, दूसरा है देवनाम प्रिय, और तीसरा है प्रियदर्शन। यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद समय व्यतीत होता गया, राज शासन आगे की ओर बढ़ा, और फिर चीजें सामने ये आई कि ये जो अवंती राज्य हुआ करता था इसको सम्राट अशोक ने अपनी क्या बनाया था? राजधानी। अगर पूछ भी ले यहां से क्वेश्चन आपसे कि अशोक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो राजधानी बनाया था अवंती को। क्यों? क्योंकि 11 वर्ष तक प्रांतपति कौन बैठा हुआ है? ठीक है, वो बैठे हुए हैं कौन? यहां पर सम्राट अशोक। फिर सम्राट अशोक से संबंधित एक और पॉइंट यहां पे आ जाता है कि एक और जानकारी मिलती है कि जो आपका सांची है, अब सांची का नाम सुना ही होगा। सांची कहां पर है? जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। सांची रायसेन जिले का भाग है, और सांची रायसेन का मतलब सांची का प्राचीन नाम अगर पूछता है कि सांची का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम क्या है? ये रहा काकनाद, काकनाद या काकनाद, जो भी जैसा भी ऑप्शन में मिले उसके हिसाब से लगाना है आपको। पहले तो ये ध्यान रखना है कि सांची रायसेन का प्राचीन नाम तो वो होगा काकनाद, और ये जो काकनाद है इससे भी अशोक के संघ के बारे में या फिर उसके बारे में जानकारी मिलती है। यहां से क्वेश्चन बनेगा सांची अभिलेख। क्या अभिलेख? सांची अभिलेख। कि सांची अभिलेख में क्या कहा गया है? तो सांची अभिलेख में सम्राट अशोक ने संघ भेद को रोकने के लिए, संघ भेद को रोकने के लिए क्या दी है? राजाज्ञा दी है। अब सभी को पता है कि सम्राट अशोक हैं, उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व, जो कलिंग राजा थे, उड़ीसा वर्तमान में है। और उस युद्ध को जीतने के बाद उनका हृदय परिवर्तित हुआ, क्योंकि वहां पर लाखों लोग क्या हुए? मारे गए थे, कहीं के परिवार उजड़ चुके थे। तो उससे उनका हृदय जो है वो बिल्कुल एक तरह से विरह वेदना में बिल्कुल जकड़ गया था। तो उससे बचने के लिए या फिर अन्य इस प्रकार के युद्ध को भविष्य में रोकने के लिए उन्होंने एक
प्रण लिया था और प्रण लेने के साथ एक धर्म ग्रहण किया था। उस धर्म का नाम क्या है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में ही यहाँ पर धम्म संघ वर्ग के आपको जानकारी मिलती है। तो संघ भेद को रोकने के लिए राजाज्ञा का वर्णन है तो वो सांची अभिलेख में मिलता है। अब उसके बाद ये अब बताया जाता है कि लगभग एक अनुमान इतिहास में बताया जाता है कि स्तूप, जो स्तूप है, अब स्तूप क्या हो, पहले स्तूप के बारे में देख लेते हैं क्योंकि स्तूप से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। स्तूप क्या है? तो स्तूप को अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो स्तूप होता है मिट्टी का टीला। मिट्टी का टीला जो होता है उस मिट्टी के टीले को कहा जाता है स्तूप कहा जाता है। अब इस स्तूप का निर्माण तब करवाया जाता है जब किसी बौद्ध भिक्षु या किसी राज परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसको जलाने के बाद जो उसकी अस्थियां निकलती है उन अस्थियों को जमीन में गाड़ा जाता है और गाड़ने के बाद उसके ऊपर एक समाधि का निर्माण किया जाता है। उस समाधि को ही क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। और कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में लगभग 84 लाख स्तूपों का निर्माण करवाया था। उन्हीं स्तूपों में से जो प्रमुख रूप से जो स्तूप आते हैं वो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में आते हैं। उन क्षेत्र के अंतर्गत जो पड़ने वाले स्तूप है इससे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और इससे आने वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो स्तूप है, इसमें जो पहला स्तूप आता है वो है सांची स्तूप। सांची स्तूप कहां पर है? अभी यहां पर दिया था कि सांची स्तूप भैया रायसेन जिले में है। सांची स्तूप रायसेन जिले में है। और ये जो स्तूप है ये किस भाग में बना हुआ है? तो ये अर्धवृत्ताकार है। ये क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि इसका जो आकार है कैसा है तो ये अर्धवृत्ताकार है। जैसा बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि भैया ये शिखर युक्त है, वृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है, तो हमें ध्यान रखना है कि सांची स्तूप है वो किस प्रकार का बना हुआ है? अर्धवृत्ताकार बना हुआ है। अब फिर उसके बाद जो सांची स्तूप है उससे हमें क्या जानकारी मिल रही है? उससे हमें यह मालूम पड़ रहा है कि इसके जो निर्माता है, सांची स्तूप के निर्माता वो कौन है? सम्राट अशोक है। और सम्राट अशोक, हाँ पहले चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये निर्माता अशोक हो गए और अर्धवृत्ताकार है। लेकिन ये जो सांची स्तूप है ये किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। ईंटों से बना है। सांची स्तूप के निर्माता अशोक है। अशोक ने ईंटों से बनाया है। और सांची स्तूप किस शताब्दी का है? तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले है तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 3री शताब्दी ईसा पूर्व जो स्तूप बना हुआ है वो कौन सा है? सांची स्तूप है। हो रहा है क्लियर? सांची स्तूप रायसेन में है। सांची स्तूप है, अर्धवृत्ताकार है, ईंटों से बना हुआ है। अशोक ने इसका निर्माण करवाया है। लेकिन बाद में इसकी खोज हुई, खोज की 1818 में, ठीक है। और 1818 में अब खोज किया, ये तो पहले से बना हुआ है, लेकिन बताया किसने कि यहाँ पर एक स्तूप है? तो खोज, तो ये खोज की थी जनरल टेलर। जनरल टेलर, और जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी 1818 में। हो रहा है क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद जनरल टेलर क्या करेंगे? सांची स्तूप की खोज कर देंगे और बता देंगे कि ये समयकाल आपके जो है वो आपके अशोक के समयकाल का बना हुआ है। अब 3री शताब्दी मैंने समझा दिया यहाँ पर, क्योंकि समयकाल लिखा है ना आपने 322 ईसा पूर्व लिखा है। और ये जो समयकाल देख रहे हैं ये मौर्य वंश के चंद्रगुप्त पहले वंश का जो पहला शासक है उसका बिंदुसार समय व्यतीत करेंगे। फिर सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को याद करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट याद रखिए, 261 ईसा पूर्व। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। अब उसके बाद जो दूसरा स्तूप है उस दूसरे स्तूप को कहा जाता है महास्तूप। और क्वेश्चन पूछ ले कि महास्तूप कहां पर है? महास्तूप। और स्तूप अगर पूछ लेता है कि महास्तूप कहाँ है, या फिर स्तूप भी पूछ लेता है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महास्तूप कहां पर है? तो ये महास्तूप आपको मिलेगा उज्जैन में। उज्जैन के पास में एक टेकरी है, उस टेकरी को कहा जाता है वैश्य टेकरी। क्या? वैश्य टेकरी। तो वैश्य टेकरी कहां पर है? उज्जैन में। वहीं पे क्या मिलेगा? बौद्ध महास्तूप मिलेगा। और इसमें जो है, इसमें क्या, इसका निर्माता भी कौन है? इसके निर्माता भी अशोक ही रहेंगे, क्योंकि अधिकांश जो स्तूप बनेंगे वो सम्राट अशोक बनाएंगे। और सम्राट अशोक ने ये जो स्तूप बनाया है, कौन सा? महास्तूप, ये किसके लिए बना है? ये इनकी पत्नी की याद में बनाया है। और पत्नी का नाम क्या है? कुमार देवी। विदिशा मतलब बेसनगर की राजकुमारी। राजकुमारी कौन थी? ये यहाँ पे ध्यान रखना। विदिशा अगर नहीं आता है तो अगर क्वेश्चन में आपको मिल जाता है कि भैया बेसनगर, और बेसनगर किसका प्राचीन नाम है? तो ये विदिशा का प्राचीन नाम है।
तो कुमार देवी की अस्थियां यहां पर रखी गई है। तो ध्यान रखना है, महास्तूप है, महास्तूप कहां पर है, तो ये महास्तूप होगा, ये होगा उज्जैन में। उज्जैन में एक टेकरी है वेश्य टेकरी, वेश्य टेकरी में स्तूप का निर्माता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कुमार देवी के लिए इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्तूप है आपका कसरावद। अब कसरावद स्तूप ये कहां पर है, तो कसरावद स्तूप है, ये है आपके खरगोन जिले में। कसरावद स्तूप है खरगोन, और खरगोन के कसरावद में लगभग कितने स्तूप मिलते हैं, 11 स्तूप मिलते हैं। क्वेश्चन जैसा आए वैसा बता देना है, ठीक है। तो ये कसरावद हो गया है। तो थोड़ा सा हम चीजों को देख लें फटाफट, ठीक है। तो पहले तो क्या मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की नींव रखी। और जस्टिन एक विचारक है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की नाम दिया है, संज्ञा दी है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे, तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध गुजरात के राजा रुद्रदामन से है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका जो शासन था वो अवंती राज्य तक हुआ करता था। और अवंती राज्य थी, इसके पास में चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए, उनका बेटे का नाम है अशोक। अशोक 11 वर्ष तक कहां का प्रांतपति, तो यह प्रांतपति रहे हैं, उज्जैन के प्रांतपति रहे हैं। और बाद में उज्जैन को सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी भी बनाया है। उसके बाद अशोक जो है उनका विवाह होता है। अशोक का विवाह शक राजकुमारी या शक जमींदार जो हुआ करते थे उनकी पुत्री का नाम क्या है, कुमार देवी से हुआ। और कुमार देवी कहाँ की है, बेसनगर। और बेसनगर किस में, विदिशा में। यहां तक हो गया क्लियर। लेकिन 2 अभिलेख मिलते हैं, कहां से, रूपनाथ, रूप को देख के कट गया गोरी, ठीक है। तो यहां पर रूप से सीधा याद रखना, कट गया मतलब कटनी है, तो रूपनाथ अभिलेख कटनी में है। और गुज्जर अभिलेख कहां पर है, दतिया, ठीक है। इन दोनों अभिलेख में यहां पर अशोक, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शन ये नाम उत्कर्णित किए गए हैं। और ये तीनों के तीनों नाम किसके हैं, ये सम्राट अशोक के नाम है। और जो पहला जो महत्वपूर्ण भाग आता है वो सांची किस जिले का भाग है, रायसेन का। और इसका प्राचीन नाम है काकनाद। काकनाद में एक अभिलेख प्राप्त होता है या सांची अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें संघ भेद को रोकने के लिए राजाज्ञा का वर्णन या फिर आदेश दिया गया है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है यही आपका सांची स्तूप के बारे में बता दिया है। मिट्टी का टीला है जिसमें अस्थियों को रखकर एक स्मारक का निर्माण या फिर एक समाधि का निर्माण करवाया जाता है। सांची स्तूप रायसेन जिले में है, अर्धवृत्ताकार, ये ध्यान रखना है, अर्धवृत्ताकार बना हुआ है, ठीक है। इसे थोड़ा गोलाई में बढ़ा देना। निर्माता अशोक है, ईंटों से बना हुआ है, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बना हुआ है। और सांची स्तूप के खोज है वो है जनरल टेलर। और टेलर साहब कब गए, 1818 में गए, ठीक है। 1818 में गए जनरल टेलर और खोज कर दी सांची स्तूप की। महास्तूप अगर पूछता है तो यहां मत चले जाना कि नहीं महास्तूप तो सांची में है, सांची में नहीं मिलेगा। महास्तूप कहां मिलेगा, महास्तूप मिलेगा उज्जैन में। और यह बौद्ध धर्म का एक स्तूप है जिसे वेश्य टेकरी के पास देखा गया है या फिर टीले के वेश्य टेकरी नामक टीले में है। महास्तूप जो है वो कुमार देवी से संबंधित है, यहां पर इनके अस्थिपंजर रखे गए हैं। इसके निर्माता सम्राट अशोक है। और जो आता है कसरावद, तो कसरावद स्तूप है खरगोन में। और इससे यहां पे लगभग 11 स्तूप मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे का हम देखते हैं कौन से स्तूप है। उज्जैन का बौद्ध महास्तूप और उसके बाद कसरावद खरगोन स्तूप हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो एक स्तूप आता है उसका नाम है देऊर कोठार स्तूप। तो देऊर कोठार स्तूप जो है ये कहां पर है, तो क्वेश्चन सीधा आता है कि देऊर कोठार स्तूप रीवा जिले में है। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण स्तूप आता है उसका नाम है तुमेन स्तूप। तो पूछ ले कि तुमेन स्तूप कहां पर है, तो तुमेन स्तूप ये वर्तमान में पड़ता है अशोकनगर जिले में, ठीक है। बहुत जगह आपको गुना मिलेगा लेकिन ये वर्तमान में भी आ रहा है अशोकनगर, क्योंकि 2003 में गुना से अलग हुआ था कौन, अशोकनगर। और ये जो स्थान है वो चला गया है अब अशोकनगर में। तो तुमेन स्तूप हो गया है, ये अशोकनगर में है। और इस तुमेन स्तूप से कितने, 3 स्तूप प्राप्त होते हैं। और ये तुमेन स्तूप है ना, इसका एक पुराना इतिहास रहा है। और जब गुप्त वंश आएगा ना, तो गुप्त वंश के एक राजा हुए थे, राजा का नाम है कुमारगुप्त।
तो कुमारगुप्त जो राजा हुए थे उन कुमारगुप्त को ही इस तुमेन स्तूप के द्वारा शरदकालीन सूर्य के रूप में वर्णित किया गया है या बताया गया है कि शरदकालीन सूर्य कौन है, तो वो है कुमारगुप्त है। उसके बाद जो एक और स्तूप आ रहा है वो है, यह चीजें थोड़ा सा मैं डेस लगा देता हूं ताकि याद रहे कि कौन सा स्तूप स्टार्ट हो रहा है आपका। एक जो स्तूप आ रहा है वो है आपका पानगुराड़िया। तो पानगुराड़िया स्तूप कहां पर है, तो पानगुराड़िया स्तूप है ये है सीहोर जिले में, सीहोर। और ये अगर पूछ ले कि कैसा है, तो प्रदक्षिणा पथ स्तूप है। और एक और यहां पर गुफा है, वो गुफा का नाम रखना सारोमारो की गुफा। तो सारोमारो या सारोमारा भी बोलते हैं, तो सारोमारा की गुफा जो मौर्य काल से संबंधित है, ये भी कहां मिलेगी, तो ये मिलेगी जिला सीहोर में मिलेगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा। देखिए आप स्टार्टिंग से कहां से आता है। सांची स्तूप हो गया है कहां पर, रायसेन में। और उसके बाद महास्तूप है वो वेस्ट टेकरी उज्जैन में है। कसरावद स्तूप खरगोन में है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्तूप है वो है देऊर कोठार। और देऊर कोठार स्तूप कहां पर है, रीवा। ठीक है, देऊर कोठार हो गया है रीवा। एक कोठार रा समझना, यहाँ पर रा से रीवा निकाल लेना। तुमेन स्तूप है, तो तुमेन, तो ये तुमेन, ठीक है, तो तुमेन स्तूप कहां पर है, अशोकनगर जिले में है। और ये वर्तमान में 3 स्तूप इसके अंतर्गत आते हैं। और जो आने वाला स्तूप है इसी तुमेन में एक जिस राजा हुए हैं गुप्त काल के, कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य के नाम से वर्णित किया गया है या इसके समान उनकी तुलना की गई है। पानगुराड़िया कहां पर है, तो पानगुराड़िया सीहोर में है। और यहां पर प्रदक्षिणापद स्तूप मिलता है। और सारोमारा की गुफा कहां पर है, सीहोर में है। तो ये हमारे मौर्य काल से संबंधित मध्य प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण पॉइंट हो चुके हैं। अब उसके बाद मौर्य वंश है। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद इसी मौर्य वंश का नाश करने वाला एक राजा हुआ है, ठीक है, उनका नाम था पुष्यमित्र। ठीक है, और वो पुष्यमित्र ही क्या करेंगे, वो पुष्यमित्र क्या है, वो मौर्य वंश के एक सेनापति हैं। और मौर्य वंश के सेनापति वही जाके फिर बाद में क्या करते हैं, अपने एक नए वंश की नींव रखते हैं। और उस वंश का नाम पड़ता है शुंग वंश। तो मौर्य वंश के बाद आता है शुंग राजवंश। और शुंग वंश है, इस वंश को कहा जाता है ब्राह्मण वंश। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्राह्मण वंश के संबंध किससे है, तो वही ब्राह्मण वंश या फिर शुंग वंश है। और शुंग वंश के शासक ये पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग यहां पर क्या होंगे, शुंग वंश के संस्थापक होंगे। और ये जो संस्थापक हैं इनका जो अगर क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो प्रारंभिक इनका जो संबंध है वो कहां पर है, तो प्रारंभिक जो संबंध अगर पूछता है तो वो उज्जैन में है। यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है एमपीपीएससी में कि शुंग वंश के राजाओं या किस वंश के राजाओं का संबंध उज्जैन से रहा है। तो संबंध तो अशोक का भी रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जब ये मौर्य वंश समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो शुंग वंश आता है उसने जो राज शासन किया है, वो जो सामंत हुआ करते थे या फिर सेनापति उन वर्ग के रूप में मौर्य वंश को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। तो वो सेवाएं प्रदान करने के साथ ही उज्जैन में एक नया वंश प्रारंभ करते हैं, उसका नाम क्या है, शुंग वंश। तो शुंग वंश ये लगभग 185 ईसा पूर्व, ठीक है, 185 ईसा पूर्व के आसपास में शुंग वंश या फिर ब्राह्मण वंश शुरू होता है। उसके बाद शुंग वंश के एक राजा हुए या फिर पुष्यमित्र शुंग के ही एक उत्तराधिकारी, उनका नाम क्या है, अग्निमित्र। क्या नाम है, अग्निमित्र। और क्वेश्चन भी पूछ ले कि अग्निमित्र किस वंश के हैं, तो अग्निमित्र का जो संबंध है वो शुंग वंश के हैं। और अग्निमित्र जो है इनके उत्तराधिकारी हैं। ध्यान रखना यहां पर कि ये पुत्र, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र ने जो शासन किया था वो उन्होंने उज्जैन के साथ साथ में जो शासन किया था वो किया था विदिशा में। तो यहां पे 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो शुंग वंश के अंतर्गत शासन किया था वो उज्जैन में, और इनका संबंध उज्जैन से रहा प्राचीन काल में। लेकिन इनके उत्तराधिकारी जो अग्निमित्र हुए थे, उन अग्निमित्र ने जो शासन किया था वो विदिशा या बेसनगर पे किया था। और अग्निमित्र के ऊपर ही एक कविता लिखी गई है। और संस्कृत के प्रकांड विद्वान, ठीक है, महाकवि कौन, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय,
या फिर विक्रमादित्य के दरबारी कवि जिन्हें क्या कहते हैं, महाकवि कालिदास। कालिदास ने एक रचना की, उस रचना का नाम है मालवी काग्निमित्रम। मालवी काग्निमित्रम। तो क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि भैया मालवी का अग्निमित्रम किसकी रचना है? तो मालवी का अग्निमित्रम जो रचना है ना वो कालिदास की है, और कालिदास की ये जो है रचना, यहां पर ध्यान रखना, ये कालिदास की प्रथम रचना है। कालिदास की प्रथम रचना है, और ये कालिदास की प्रथम रचना श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। किस रस से? श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। और इस मालवी काग्निमित्रम में यहां पर महाकवि कालिदास ने प्रेम वर्णन का बखान किया है, और प्रेम वर्णन जो हुआ है वो किसी और का नहीं, सुंग वंश के राजा का नाम है अग्निमित्र, और अग्निमित्र की प्रेमिका का नाम है मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम का वर्णन है वो मिलेगा मालवी काग्निमित्रम में। मालवी काग्निमित्रम के रचयिता वो होंगे महाकवि कालिदास, जो इनकी प्रथम रचना मानी जाएगी और श्रृंगार रस से परिपूर्ण रहेगी। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद जो पॉइंट बनता है, अब समय काल बीतता गया और 8वां शासक हुआ, सुंग वंश का 8वां शासक। ध्यान रखना यहां पर, सुंग वंश का 8वां शासक। सुंग वंश का 8वां शासक जिन्हें बोला जाता है काशी पुत्र। ठीक है, काशीपुत्र, या फिर कहा जाता है भागभद्र। सुंग वंश के 8वें शासक का नाम काशीपुत्र भागभद्र है। काशीपुत्र भागभद्र के शासन काल में, ठीक है, सुंग वंश के काशीपुत्र भागभद्र के शासन काल में यूनान, कहां के? यूनान, याद रखना है यहां पर, यूनान, जो विदेशी राजा हुआ करते थे, यूनान, जिन्हें हम ग्रीक राजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीक राजा। तो काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में यूनान या ग्रीक राजा का नाम है एंटिओलकिड्स। एंटिओलकिड्स, जैसा ऑप्शन में आए कहीं पर एंटिओलकिड्स भी मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखना यहां पर, बस ये पीछे वाला याद रखना, टिओलकिड्स, ठीक है, या फिर टिओलकिड्स। तो एंटिओलकिड्स पूछे या एंटिओलकिड्स पूछे, तो यूनान शासक एंटिओलकिड्स के राजदूत का नाम क्या है? राजदूत का नाम है हेलियोडोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजदूत है हेलियोडोरस। कि एंटिओलकिड्स के राजदूत का नाम बताइए, तो ये नाम रहेगा हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस है वो सुंग वंश के 8वें शासक भागभद्र या फिर काशीपुत्र, या फिर ये यहां पर भागभद्र के शासन काल में कहां पे आएंगे? भारत। और भारत में आकर क्या करेंगे? ये जो हेलियोडोरस है ये मुख्य रूप से कहां पर शासन कहां हो रहा था? विदिशा में। और विदिशा में क्या करेंगे? गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। और ये जो गरुड़ स्तंभ है, अब ये पता होना चाहिए कि गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ किसके यातायात का एक केंद्र हुआ करता था, मतलब साधन हुआ करता था? तो भगवान विष्णु का जो परिवहन का जो एक साधन हुआ करते थे वो कौन थे? गरुड़। तो विदिशा में गरुड़ स्तंभ को बनवाया, और ये गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। और अगर यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि किस धर्म से संबंधित है, तो यहां पे फिर बता देना भागवत धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म से संबंधित है। अब पिक्चर आ रही समझ में कि सुंग वंश का 8वां शासक हुआ काशीपुत्र या भागभद्र, जिसके शासन काल में ग्रीक या यूनान का एक शासक आता है। शासक नहीं आता, उसका एक राजदूत आता है। उस राजदूत का नाम क्या है? हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। और उस गरुड़ स्तंभ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है खाम बाबा। वर्तमान में क्या कहा जाता है? खाम बाबा। यहीं से क्वेश्चन पूछ ले अगर आपसे कि खाम बाबा क्या है? खाम बाबा। और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित रहेगा भगवान विष्णु से। और किस धर्म से संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक है भैया, यहां तक अब क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आएंगे सही। क्यों? क्योंकि चीजों को सिस्टमेटिक जो देख रहे हैं आप लोग, यहां पे ध्यान रखना आप लोग है ना, ये थोड़ी जगह मुझे कम पड़ेगी, तो भैया यहां पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। खाम बाबा,
खाम बाबा क्या है, तो गरुड़ स्तंभ भी खाम बाबा है और भगवान विष्णु भागवत धर्म से संबंधित है। लेकिन ये तो हो गया कौन सा, ये हो गया गरुड़ स्तंभ। लेकिन उसके बाद एक और आता है, एक और आता है भरूत स्तूप कहां पर है। तो दूसरा पॉइंट यहां पे बन जाएगा भरहूत स्तूप। तो भरूत स्तूप कहां पर है, तो भरूत स्तूप मिलेगा आपको वर्तमान में जिला सतना। भरूत स्तूप कहां पर है, तो भरूत स्तूप है सतना में। और इसका सतना से क्या संबंध है, तो भैया यहां पर ये जो भरूत स्तूप है इसका जो निर्माण है ये ध्यान रखना है। यहां पर स्तूप है, मैं स्तूप का पहले बता चुका हूं, भरूत स्तूप सतना में है। इसका निर्माण किसने करवाया है, सम्राट अशोक ने। क्योंकि जितने भी स्तूप है अधिकांश किसने बनाए हैं, मौर्य काल के अंतर्गत बने हुए और सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। ठीक है, तो भरूत स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने किया। लेकिन फिर क्या हुआ, इसका पुनर्निर्माण हुआ। ठीक है, या फिर उसमें जो मेंटेनेंस काम हुआ है, ठीक है, तो पुनर्निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, शुंग वंश के शासनकाल में इसका निर्माण या पुनर्निर्माण काल हुआ। निर्माण सम्राट अशोक और भरूत स्तूप सतना में है और इसका पुनर्निर्माण किया शुंग वंश के राजाओं के शासनकाल में। अब सांची स्तूप है, सांची स्तूप अभी पढ़े हम लोग इसके पहले ही कि सांची स्तूप कहां पर है, तो बार बार आप ध्यान ही रखें बस कि सांची स्तूप रायसेन में है। और सांची स्तूप में किसका निर्माण, चार दीवारी या चार दीवारी बोल लेना आप लोग, जैसा भी ऑप्शन में आए, कि सांची स्तूप में चार दीवारी का निर्माण। और चार दीवारी के साथ में ही एक और पॉइंट बनेगा प्रवेश द्वार, कि सांची स्तूप में चार दीवारी और प्रवेश द्वार का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया है, तो सांची स्तूप भले ही अशोक ने बनवाया मौर्य काल में, लेकिन प्रवेश द्वार और चार दीवारी का जो निर्माण है वो जो करवाने का काम है वो शुंग वंश के राजाओं ने करवाया था। तो अब दोनों चीजें आ गई समझ में कि भरूत स्तूप का सतना निर्माण अशोक ने करवाया, पुनर्निर्माण शुंग वंश के राजाओं ने करवाया। सांची स्तूप कहां पर है, तो ये रायसेन में है और इसके पास में जो चार दीवारी का निर्माण और एक प्रवेश द्वार का जो निर्माण है वो कौन करवाते हैं, शुंग वंश के राजा करवाते हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट क्या चीजें हो रही है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। यहाँ पे देखिए शुंग वंश या ब्राह्मण वंश है। शुंग वंश के अंतिम राजा को मारकर ही उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग यहां पर शुंग वंश के संस्थापक बनेंगे 185 ईसा पूर्व में। और उनका संबंध प्राचीन काल में किससे रहेगा, उज्जैन से। पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है वो विदिशा के ऊपर शासन करते हैं। और उसके बाद कालिदास महाकवि अग्निमित्र के ऊपर एक रचना लिखते हैं और रचना का नाम है मालवी का अग्निमित्रम। और यह प्रथम रचना है कालिदास की जो श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, जिसमें प्रेम का वर्णन है। अब मालवी से तो सीधा बता लेना मालवी का, और मित्रम से समझ लेना मालवी का अग्निमित्रम, तोड़िए मालवी का। ठीक है, तो मालविक धर अग्निमित्रम, तो मालवी का अग्निमित्रम हो गया। लेकिन उसके बाद आठवां शुंग शासक जो आया काशीपुत्र भागभद्र, उसके शासनकाल में यूनान एक देश है या फिर उसका क्षेत्र है, वहां के ग्रीक राजा हुए, उसका नाम क्या है, एंटिओलकिड्स। और उसके जो राजदूत है उसका नाम है हेलियोडोरस। तो एंटिओलकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस कहां पे आए, भारत भ्रमण में आए और उसके बाद विदिशा में पहुंचे। विदिशा में जाके किसका निर्माण करवाया, ये भैया गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। और गरुड़ स्तंभ का जो संबंध है वो भगवान विष्णु से संबंधित है और यह भागवत धर्म से रिलेटिव है। और इसका जो वर्तमान नाम है, पूछ लेता है कि गरुड़ स्तंभ का वर्तमान नाम बताइए, तो ये खाम बाबा के नाम से इसे जाना जाता है। अब भरूत स्तूप कहां पर है, सतना में। भरूत स्तूप का निर्माण है वो सम्राट अशोक ने करवाया था, लेकिन उसका पुनर्निर्माण वो शुंग वंश के शासनकाल में हुआ। सांची स्तूप है रायसेन में और इसके पास में चार दीवारी या प्रवेश द्वार का जो निर्माण है वो शुंग वंश के शासनकाल में हुआ है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं सातवाहन वंश। मौर्य राजवंश, उसके बाद हमारा जो हमने देखा शुंग राजवंश, और उसी के बाद जो आता है भारतीय इतिहास और मध्य प्रदेश से संबंधित जो है वो आता है हमारा सातवाहन राजवंश। तो सातवाहन वंश है एक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश हुआ करता था। कौन सा, सातवाहन राजवंश। तो सातवाहन राजवंश के जो संस्थापक हुए थे उनके, यहां से क्वेश्चन सीधा बनेगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन, तो सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक। और सिमुक जो है उन्होंने कब, लगभग 60 ईसा पूर्व, लगभग 60 ईसा पूर्व सातवाहन वंश की नींव रखी थी। लेकिन सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने मध्य प्रदेश में क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कण्व, कौन है ये, कण्व। अब कण्व एक राजा है, कण्व राजा, ठीक है, इनका संबंध कहां से है, विदिशा। तो कण्व राजा विदिशा को क्या किया था, पराजित किया।
ठीक है, विदिशा को पराजित किया। ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उसके पहले यहाँ पे समझ लो कि सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व के लगभग अपनी एक सातवाहन वंश की नींव रखी और उसके बाद सिमुक ने विदिशा या बेसनगर के एक राजा कण्व को पराजित किया था। और भारतीय इतिहास से संबंधित एक और प्रश्न इंपोर्टेंट यहाँ से उठ के आ जाएगा कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा दी जाती थी वो तो ठीक है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण समय दी जाने वाली जो उपहार दिया जाता था वो भूमि। तो भूमि अनुदान की प्रथा, ठीक है, भूमि अनुदान की प्रथा वो भी किसको, वो दिए जाने वाली प्रथा है ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को। तो क्वेश्चन अगर बन जाता है यहां पर तो देख लीजिए कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा भारतीय इतिहास में सबसे पहले किस वंश के राजाओं ने शुरू की थी, तो वो सातवाहन वंश के राजाओं ने शुरू की थी। अब सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक पूछते हैं, तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक, ठीक है, ये यहां पे ध्यान रखना, आप लोग यहां से लेके आ रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रतापी शासक। तो ये जो सर्वाधिक प्रतापी शासक है इनका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। नाम आता है, दक्षिण भारत में इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। मेन तो है नाम सतकर्णी, तो फिर गौतमी कौन, गौतमी है माता। ध्यान रखना यहां पर कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस वंश के राजाओं में राजा से पहले माता का नाम मिलता है, तो वो सातवाहन वंश के राजा है जिनमें सबसे पहले राजा के नाम के आगे पिता, जैसे पिता का नाम है वो पीछे लगाया जाता है पुत्र के, ठीक है, या फिर पुत्र को पहचाना जाता है पिता के नाम से। लेकिन सातवाहन वंश के जो राजा थे यहाँ पे मात्र प्रधान राजनीतिक सत्ता हुआ करती थी, जिसके कारण क्या होता था, जो सातवाहन वंश के राजा थे ये अपनी माता को एक विशेष सम्मान के रूप में इनका जो नाम था इनके नाम के आगे लगा देते थे। तो सतकर्णी कौन है, राजा का नाम है, और गौतमी कौन है, वो सतकर्णी की माता है। तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी हुए थे। उसके बाद इन्हीं सतकर्णी का एक, या फिर गौतमी, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, यहां से एक क्या क्वेश्चन आता है, नासिक अभिलेख। जैसा अभी जूनागढ़ अभिलेख पढ़ाया था कि जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है, तो रुद्रदामन गुजरात से संबंधित है, तो नासिक अभिलेख, ठीक है, तो नासिक अभिलेख है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है गौतमी बलश्री से। मतलब गौतमी का नाम है, फुल नेम वो क्या है, बलश्री। तो यहां पर गौतमी का जो संबंध है वो नासिक अभिलेख से है, और नासिक अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। ध्यान रखना यहां पर कि नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से, और जानकारी मिलती है, ये जानकारी मिलती है कि जो सतकर्णी थे, जो इनके पुत्र थे, सतकर्णी ने क्या किया, सतकर्णी ने मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है उसमें आता है आपका निमाड़, निमाड़, और आता है अकार। तो अकार क्या है, अकार कहा जाता है मालवा को, मालवा, निमाड़, अकार, मालवा, और आपका अवंती, अवंती मतलब उज्जैन, ठीक है, जो किसका भाग हुआ करती थी, पश्चिम मालवा का भाग हुआ करती थी। दोनों चीजें याद रखना है यहाँ पर, अकार मतलब पूरा मालवा है, और अवंती, और जैसे उज्जैन है तो उज्जैन को भी अगर देखें तो मध्य प्रदेश की किस दिशा में है, तो ये बिल्कुल पश्चिम की दिशा में आने वाला या फिर उसके आसपास आने वाला एक जिला है। तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से जानकारी मिलती है कि इनका जो पुत्र सतकर्णी था उसने मध्य प्रदेश के निमाड़, निमाड़, खड़वा, खरगोन, वो बड़वानी बुरहानपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, और उसके बाद अकार, अकार आता है मालवा में, और मालवा को ही अकार बोला जाता है, और पश्चिमी मालवा जिसे हम अवंती या उज्जैन के नाम से जानते हैं। ये प्रतापी शासक, इन्होंने इन क्षेत्रों को जीता। लेकिन फिर इन्हीं के वंशज आए, इनका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। अब यहां पर माता कौन हो गई, वशिष्ठी हो गई, पुत्र का नाम क्या है, पुलवामी है। तो पुलवामी के जो सिक्के हैं, मतलब उनकी जो धातु मुद्रा थी, ठीक है, तो या फिर मुद्रा जो प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है बेसनगर। और बेसनगर किसे कहा जाता है, बहुत बार बता चुका हूं, बेसनगर है विदिशा, विदिशा, और आपका दूसरा जो एक भाग है सिक्के प्राप्त होने का वो है देवास।
तो यहाँ पे ध्यान रखना, देवास अगर ऑप्शन में आएगा तो कोई नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसका तो कोई संबंध दिखने को मिलता नहीं कि इसका संबंध क्या है, सिर्फ पवार को छोड़ दिया जाए तो कोई इसका संबंध जानता ही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के जो सिक्के हैं वो बेसनगर विदिशा और विदिशा के साथ में देवास से प्राप्त हुए हैं। और सातवाहन वंश है ना, इसके एक अंतिम शासक, यहाँ पे ध्यान रखना, अंतिम शासक, सातवाहन वंश के अंतिम शासक का नाम है यज्ञ बलश्री। ठीक है, या यज्ञ बलश्री, यहाँ पे ध्यान रखें, यज्ञश्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, यज्ञश्री। क्या नाम है? सातवाहन वंश के अंतिम शासक का नाम है यज्ञश्री। और यज्ञश्री तो माता का नाम है, पीछे क्या लगेगा? वही लगेगा जो गौतमी के आगे लगा था। ठीक है, गौतमी के पीछे लगा था, मतलब सतकर्णी। अंतिम शासक यज्ञश्री और यज्ञश्री सतकर्णी हुए। और यज्ञश्री सतकर्णी के जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपके तेवर, मैंने पहले ही बताया था, तेवर, त्रिपुरी या फिर जबलपुर। तो जैसा भी नाम आए ऑप्शन में वैसा लगा देना है, तेवर, जबलपुर। और यहाँ पे भी जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिलेंगे? वापिस आपका एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा? देवास। ठीक है, क्यों? अरे ये देवास से क्यों मिल रहे हैं? ये देवास से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इन राजाओं ने कहां पे शासन किया है? अवंती, उज्जैन, और उज्जैन के पास में ही कौन सा जिला है? वही आपका देवास है। तो उज्जैन से भी मिले और देवास से, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो देवास से है, शासन भले अवंती में हुआ है। तो अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी हुए, जिनके सिक्के तेवर, जबलपुर से और देवास से प्राप्त हुए। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि भैया सर्वाधिक सिक्के सातवाहन वंश के कहां से प्राप्त हुए? तो सर्वाधिक सिक्के सातवाहन वंश के जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं जबलपुर से। ये जबलपुर से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होंगे सातवाहन वंश के। कंफ्यूज नहीं होना है, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी है, उनके जो सिक्के हैं वो बेसनगर विदिशा। ठीक है, अब उसके बाद ये वहां से याद रखना है, यहाँ पर वशिष्ठ है तो विदिशा, वो वाला वर्ड पकड़ना है यहाँ पर। अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी, और सतकर्णी के जो सिक्के हैं वो तेवर, जबलपुर या फिर देवास आपका दूसरा भाग। और जो सर्वाधिक सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं यहाँ पर जबलपुर से। लेकिन फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, जैसे सिक्के होते हैं, कहीं तांबे के बने होते हैं, कहीं सोने के, कहीं चांदी के, लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि शीशे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने शुरू किए थे? तो शीशे के सिक्के जो शुरू किए थे वो किए थे सातवाहन वंश के राजाओं ने। ठीक है, शीशे के सिक्के हो गए, सातवाहन वंश के राजाओं ने शुरू किए थे। अब सिक्के चल रहे हैं इसमें कि ये सिक्का वो सिक्का, तो अलग अलग सिक्के हैं, शीशे हो गए, शीशे के सिक्के हो गए। और उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद जो आने वाला है, उसके बाद क्या हुआ? भारत में शक आए, शक के बाद सातवाहन शासन हुआ, शकों के बाद ही क्या हुए थे? एक और विदेशी आए थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे, उसका नाम है हिंद यूनानी। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वहाँ पे अलग मध्य प्रदेश से कोई ज़्यादा संबंधित नहीं है ये। ठीक है, मतलब ज़्यादा हिंद यूनानी के पॉइंट मिलेंगे नहीं आपको, तो यहाँ पे सीधा ध्यान रखना। और पूछ ले हिंद यूनानी के सिक्के, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि हिंद यूनानी ने सर्वप्रथम, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले किसके सिक्के? सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यूनानी शासकों ने। और हिंद यूनानी शासकों के जो सोने के सिक्के या फिर उनके समयकाल के जो सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं आपका मेघनी की राजधानी या तांबा नगरी बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हिंद यूनानी शासक हो गए, ठीक है, वो आ गए हैं बालाघाट में, और मतलब उनके जो सिक्के हैं वो प्राप्त हो गए हैं। अब इनका एक ओजस्वी राजा हुआ करता था, हिंद यूनानी शासक का नाम है मीनांडर। तो अगर क्वेश्चन भी पूछ ले, जैसे इतना ही काफी है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना आप लोग, मीनांडर, कि मीनांडर कौन है? तो मीनांडर है हिंद यूनानी शासक, और इनका जो संबंध है वो बालाघाट से है, क्योंकि इनके जो सिक्के हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? वो हमें बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। लेकिन उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, रोमन शासकों के सिक्के।
जैसे रोमन संस्कृति का इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि एच.वी. त्रिवेदी ने रोमन संस्कृति का संबंध मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से बताया था, इंद्रगढ़, हिंगलाजगढ़ और आवरा। तो यहाँ पे सीधा सा बताना है कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये रोमन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं ये भैया हमें प्राप्त हुए हैं आवरा, और आवरा एक पुरातात्विक स्थल है और किस जिले का भाग है, मंदसौर जिले का भाग है। तो ये मंदसौर से प्राप्त हुए। ये कौन सा राजवंश हुआ हमारा, सातवाहन वंश। इसी में हिंदू यूनानी शासक आ गए और इसी साथ में रोमन सिक्के भी आ गए हैं। तो देख लेते हैं फटाफट क्या चीजें यहाँ पर सामने आती हैं कि सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश के शासक का नाम है सिमुक, जिन्होंने यहाँ पर स्थापना की है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हुए हैं। 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने अपने सातवाहन वंश की नींव रखी और कण्व राजा विदिशा को क्या किया, पराजित। किसने किया, सिमुक ने पराजित कर दिया। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान करने की प्रथा किस वंश के शासनकाल में, सातवाहन वंश के शासनकाल में शुरू हुई थी। सर्वाधिक प्रतापी शासक सातवाहन वंश का अगर पूछता है तो वो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। इनकी माता का नाम गौतमी और जो राजा हुआ करते थे वो सतकर्णी थे। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है, तो नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है, जो उनकी माता बनी। और इससे जानकारी मिलती है कि गौतमी का पुत्र जो सतकर्णी प्रकांड जो सम्राट हुआ था, उसका जो शासनकाल था वो मध्य प्रदेश के निमाड़, अकार यानी कि मालवा और अवंती मतलब पश्चिमी मालवा में हुआ करता था। उसके कालांतर में यह समय व्यतीत होने के साथ ही एक नया राजा आए, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ठीक है। और वशिष्ठ माता का नाम पुलवामी, राजा का नाम, इनके सिक्के हैं बेसनगर और विदिशा से प्राप्त हुए। अंतिम जो सातवाहन शासक है उनका नाम है यज्ञश्री और यज्ञश्री के सिक्के तेवर और देवास से। लेकिन सर्वाधिक अगर पूछते हैं सातवाहन वंश के राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं तो सर्वाधिक जबलपुर में प्राप्त हुए हैं। और भारत में सबसे पहले जो सिक्के चलाए थे वो किसके, शीशे के सिक्के चलाए थे। वो किसने चलाए थे, सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाए थे। हिंद यूनानी शासक है, उसका नाम है मिनांडर के जो सिक्के हैं, तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यूनानी शासकों ने। और मिनांडर के जो सिक्के हैं वो हमारे बालाघाट से प्राप्त होते हैं। रोमन सिक्के हैं वो आवरा मंसूर से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां तक हमारी चीजें हो गई सातवाहन वंश तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम कुछ और राजवंश देखते हैं। मौर्य राजवंश, शुंग राजवंश और सातवाहन राजवंश पढ़ने के बाद अब कुछ और महत्वपूर्ण राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित रहेंगे। तो उसमें जो महत्वपूर्ण राजवंश आता है वो है शक राजवंश। तो शक राजवंश हुआ करता था, इसका जो समय काल है वो लगभग 58 ईसा पूर्व। कौन सा, 58 ईसा पूर्व ये इनका शासनकाल हुआ करता था। और 58 ईसा पूर्व ये जो राजा थे ये स्वयं को क्या बोलते थे, यहां तो क्वेश्चन बनेगा आपका एक कि किस वंश के राजा स्वयं को क्षत्रप बोलते थे। तो स्वयं को क्षत्रप बोलने वाले राजा कौन है, ये है शक राजा। अब क्षत्रप शब्द आता है यहां पर कि क्षत्रप क्या है, तो क्षत्रप का मतलब होता है शासक, कि शासक या क्षत्रप स्वयं को कौन बोल रहे हैं, शक राजा स्वयं को बोल रहे हैं। अब शक वंश के जो राजा हुआ करते थे इनका जो शासन क्षेत्र था तो ये कहां पे शासन करते थे, तो ये शासन करते थे उज्जैन पर। उज्जैन, अब उज्जैन तो राजनीति का प्रमुख प्राचीन काल में एक केंद्र रहा है। मौर्य वंश देखा हम लोगों ने, उसके बाद जो शुंग राजवंश है उसका भी संबंध उज्जैन से रहा है। उसके बाद सातवाहन राजवंश है वो भी आसपास मतलब देवास आसपास में हमने देखा है। लेकिन जो शक राजा है वो कहां पर, उज्जैन पे शासन किया करते थे। और शकों का सबसे प्रतापी शासक, यहां पे ध्यान रखना है, सबसे प्रतापी शासक, कि शकों का प्रतापी शासक कौन था, तो शक वंश का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन। अब इसके पहले भी हमने देखा था कि रुद्रदामन कौन है, तो रुद्रदामन कौन है भैया, तो रुद्रदामन के संबंध में एक अभिलेख पढ़ाया था, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, रुद्रदामन से है। और कहां से प्राप्त हुआ है, जूनागढ़ गुजरात से प्राप्त हुआ है। तो सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन हुए। और रुद्रदामन के कौन सा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि इस रुद्रदामन ने किसको, अभी पढ़ाया था हम लोगों ने कि सातवाहन राजवंश का प्रतापी शासक का नाम बताइए। सातवाहन वंश के प्रतापी शासक का नाम क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो रुद्रदामन ने सातवाहन वंश के एक राजा जो सबसे प्रतापी हुए, सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्या किया, पराजित। गौतमी पुत्र सतकर्णी को पराजित कर दिया। लेकिन क्या एक बार
नहीं। गौतमी पुत्र सतकर्णी को रुद्रदामन ने कितनी बार? 2 बार पराजित किया। कितनी बार? 2 बार पराजित किया। तो अब आ रहा है समझ में यहां पर। और 2 बार पराजित करने के बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी को पराजित कर दिया, लेकिन उसके साथ में ही रुद्रदामन ने क्या किया? महेश्वर, महेश्वर जिसे हम क्या बोलते हैं? माहिष्मति, माहिष्मति। तो महेश्वर माहिष्मति पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। और उसी के साथ में अब ये माहिष्मति महेश्वर है, ये खरगोन का मतलब निमाड़ वाला क्षेत्र है, और महेश्वर के साथ में ही क्या? मालवा, मालवा के ऊपर क्या किया? रुद्रदामन ने अपना शासन स्थापित कर लिया। क्लियर हो रहा है यहां पर कि शक वंश के राजा हुआ करते थे, वो 58 ईसा पूर्व के आसपास हुआ करते थे, जिनका जो क्षेत्र था वो उज्जैन हुआ करता था, और ये स्वयं को क्षत्रप बोलते थे। और सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था वो रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने जो जानकारी मिलती है रुद्रदामन के बारे में वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, और जूनागढ़ अभिलेख में यह बताया गया है कि शकों के प्रतापी राजा रुद्रदामन ने सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्या किया? 2 बार पराजित कर दिया। और 2 बार पराजित करने के बाद ही मालवा और महेश्वर माहिष्मति के ऊपर अपना राज शासन किया। अब शकों के बाद आता है एक राजवंश आपका कुषाण, कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश पूछेगा यहां पर कि कुषाण राजवंश के बारे में बताइए, तो फिर क्या बताएंगे? ये बता दो कि कुषाण राजवंश का संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक होगा कुजुल कडफिसेस या कडफिसिस, जो भी आपका ऑप्शन में आ जाए, क्योंकि ये है ना किताब छापे या कोई भी छापे कहीं ना कहीं मात्राओं की गलतियां होती रहती है और शब्द में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। तो आप मेन पॉइंट को ध्यान रखें यहां पर कि कुजुल कडफिसेस पूछे या किजिल कडफिसेस पूछे, तो यहां पे ध्यान रखना है कुषाण वंश का सबसे संस्थापक कौन है? तो वो है कुजुल कडफिसेस है। लेकिन उसके बाद एक और पॉइंट मिलता है यहां पर कि कुजुल कडफिसेस के पुत्र का नाम बताइए। तो कुजुल कडफिसेस के पुत्र का नाम है विम कडफिसेस, विम कडफिसेस। इसके जो सिक्के मिले हैं, क्या मिले हैं? सिक्के। इनके भी यहां पर सिक्के मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने भी यहां पर शासन किया है। तो ये सिक्के मिलते हैं, वो मिलते हैं विदिशा से। विम कडफिसेस के सिक्के कहां से मिलते हैं? विदिशा से। हो रहा है यहां तक क्लियर? लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आएगा कि कुजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस के बाद आगे क्या? तो आगे ये मिलेगा कि सबसे प्रतापी शासक, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक। देखिए अलग अलग हमने पढ़े हैं। सातवाहन वंश का, जैसे पहले मौर्य वंश का प्रतापी शासक कौन? सम्राट अशोक। शुंग वंश में कौन है? तो एक अग्निमित्र भी पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन वे सातवाहन वंश का प्रतापी शासक कौन? तो वो कौन है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। शक वंश का प्रतापी शासक कौन है? तो वो कौन है? ये यहाँ पर रुद्रदामन। लेकिन अब आता है कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक। तो भैया सबसे प्रतापी शासक कौन होंगे? इनका नाम है कनिष्क। सबसे प्रतापी शासक कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक का नाम है कनिष्क। और कनिष्क ने क्या किया था? कनिष्क ने उज्जैन के, कनिष्क थे, कनिष्क ने उज्जैन के शकों को, उज्जैन के शकों को पराजित किया। उज्जैन के शकों को पराजित किया। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले यहीं पे बोर्ड पे देख लीजिए आप, शक जो राजवंश थे उनका जो क्षेत्र था वो कहाँ था? उज्जैन। तो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क ने उज्जैन के शकों को पराजित किया। और पराजित करने के बाद क्या किया? पराजित करने के बाद अपना एक संवत चलाया। शकों को पराजित करने के लिए एक, या फिर उसकी याद में एक संवत चलाया। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ से? यहाँ से एक आता है शक संवत। शक संवत। तो शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया है। और ये किसके पराजय के लिए? शकों को पराजित करने के लिए इन्होंने चलाया है। और वर्तमान में भारत सरकार का, भारत सरकार के द्वारा अगर पूछ ले कि कौन सा संवत का उपयोग किया जाता है, तो यह संवत है आपका शक संवत।
एक विक्रमादित्य आएंगे, ठीक है, मतलब आपके गुप्त काल में जाएंगे ना, वहां पर एक विक्रम संवत वगैरह भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप विक्रम संवत अलग चलेगा, लेकिन ये जो शक संवत है ना, ये शुरू किसने किया है? कनिष्क ने। और कनिष्क जो है ना लगभग कितना 78, ठीक है, यहाँ पे चलो समय काल अभी ध्यान न दो, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पूरा देखेंगे। अभी मेन आप पॉइंट देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो सबसे प्रतापी शासक हो गए कनिष्क। कनिष्क ने शकों को पराजित किया जो उज्जैन के राजा हुआ करते थे, और इसकी याद में एक शक संवत चलाया जिसको भारत सरकार के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या, और कनिष्क के यहाँ पर से क्या प्राप्त हुए हैं? और भी कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है। तो इसमें जो पहला एक आता है, ठीक है, कौन सा अभिलेख? सांची अभिलेख। तो सांची अभिलेख, ठीक है, सांची अभिलेख। अब इसके पहले हम वहां पे भी पढ़ चुके हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सांची अभिलेख के बारे में वहां मैंने अलग से डिटेल्स दी है, और ये जो सांची अभिलेख है ये किससे संबंधित है? ये कनिष्क से संबंधित है। तो सांची अभिलेख अगर पूछता है तो उसका संबंध भी किससे है? ये कनिष्क से है। लेकिन उसके बाद जो एक लेख प्राप्त होता है तो उसका नाम है मूर्ति लेख। और क्या नाम है? मूर्ति लेख। मूर्ति लेख। और कितने मूर्ति लेख? दो मूर्ति लेख हैं। ये कहां से प्राप्त हुए हैं? ये भेड़ाघाट जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। भेड़ाघाट संगमरमर नगरी है आपकी, तो भेड़ाघाट जबलपुर से 2 मूर्ति लेख प्राप्त हुए हैं। और ये किससे संबंधित है? तो ये कनिष्क से संबंधित है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ ले, यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ लेगा यहां पर कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक का नाम बता देना कि कुषाण वंश का अंतिम शासक है वासुदेव। क्या नाम है? वासुदेव। वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वासुदेव है। और वासुदेव का मध्य प्रदेश से क्या संबंध रहा है? तो वासुदेव के भी क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्के। और यह सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं जबलपुर से, वहीं आपके जबलपुर। तो अब चीजें हो रही क्लियर। यहाँ पर अंतिम शासक वासुदेव, वासुदेव के सिक्के कहां से? जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। और अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लें, अब देखो ज्यादा क्वेश्चन तो ज्यादा गहराई में जाएंगे तो और ज्यादा डीपली हो जाएगा, क्योंकि अभी सिक्के चलेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे सिक्के देखे, सातवाहन वंश के से लेके हिंदू, यूनानी और रोमन संस्कृति के सिक्के। लेकिन आपको यहाँ पर मेन चीजें ध्यान रखनी है कि कुषाण राजवंश है। कुषाण राजवंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस के जो पुत्र हैं वो विम कटफिसेस है। इन्होंने विदिशा पर शासन किया। उसके बाद ही शुरू से हम देख लेते हैं कि संस्थापक कुजुल कटफिसेस है, इनके पुत्र का नाम विम कटफिसेस है। वही विम कटफिसेस के सिक्के कहां पर? विदिशा, ठीक है, ये विदिशा से प्राप्त हुए हैं। विवि, ठीक है, विदिशा से प्राप्त हुए। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन? कनिष्क। कनिष्क ने क्या किया? उज्जैन में शकों को पराजित किया, और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही क्या शक संवत चलाया, और शक संवत का वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा उपयोग किया जाता है। और इसी कनिष्क के 2 मूर्ति लेख प्राप्त हुए। अब मूर्ति लेख मतलब शिलालेख, मतलब शिला के ऊपर लिखे हुए। अब मूर्ति लेख मतलब मूर्तियों के ऊपर लिखे जाने वाले। तो मूर्ति लेख है 2, वो भेड़ाघाट जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। कनिष्क का जो वंश है उसका अंतिम शासक है वसुदेव। तो कुषाण वंश के अंतिम शासक है वसुदेव। वसुदेव के जो सिक्के हैं वो कहां से मिले हैं? जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है ना, सिक्के कहां से प्राप्त हुए? जबलपुर से। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 1-2 और छोटे मोटे आपके राजवंश बचे हुए हैं, उनको कर लेते हैं, उसके बाद ही आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अब जो एक राजवंश आता है वो है नागवंश। तो नागवंश संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनका शासन क्षेत्र होता था। नागवंश है, नागवंश के संस्थापक का नाम पूछते हैं। तो नागवंश के संस्थापक कौन है? तो ये जो संस्थापक है इनका नाम है वृषभनाथ। क्या नाम है? वृषभनाथ। नागवंश के संस्थापक कौन हुए? वृषभनाथ हुए। और वृषभनाथ का जो नागवंश है इसका जो क्षेत्र हुआ करता था वो शासन का, वो कहां पर है? विदिशा। तो विदिशा में इन्होंने क्या किया? शासन किया था। और उसके साथ में इनके जो समयकाल की जो मुद्रा चल रही थी उसका नाम है तांबा। तो तांबे के जो सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? अगर पूछता है कि नागवंश के तांबे के सिक्के का जो क्षेत्र है वो कहां से मिला है, तो ये सिक्के मिले हैं आपको बेसनगर से। बेसनगर वही विदिशा में।
उसके बाद क्या हुआ, समय व्यतीत होने के साथ में ये राजवंश आगे बढ़ा और इसमें एक और राजवंश आए, मतलब राजा हुए, उनका नाम क्या था, भीमनाग। और भीमनाग ने क्या किया, राजधानी को परिवर्तित किया और राजधानी जो परिवर्तन की वो चली गई विदिशा से पवैया, फिर पवैया जो भी आता है ऑप्शन में देखना, वो आता है वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र में। तो भीमनाग ने क्या किया, राजधानी परिवर्तित कर ली और राजधानी पहुंच गई बेसनगर से अमर पवैया में। अब फिर आता है नागवंश के बाद एक और आभीर वंश। तो आभीर वंश का क्वेश्चन बनेगा कि आभीर वंश के संस्थापक कौन है, तो आभीर वंश के संस्थापक होंगे ईश्वर सेन। क्या नाम है, ईश्वर सेन ने ही सबसे पहले आभीर वंश की स्थापना की थी। और यह जो आभीर वंश हुआ है ना आपका, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया ये जो क्षेत्र है ना आपका, कौन सा क्षेत्र, खानदेश। कौन सा, खानदेश। खानदेश को क्या बोलते हैं, वर्तमान में हम बुरहानपुर बोलते हैं। खानदेश जिसे हम बोलते हैं बुरहानपुर। तो खानदेश बुरहानपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना, स्वतंत्र राज्य स्थापना की। अब दिमाग तो चल रहा होगा कि सर वहां पे तो हमने पढ़ा था फारूकी राजवंश, वो फारूकी राजवंश आएगा मिडाइवल हिस्ट्री में है, लेकिन ये प्राचीन काल है, यहाँ पर आभीर वंश है और ये ईश्वर सेन इसके संस्थापक है। और इन्होंने क्या किया, शासन किया था स्वतंत्र रूप से प्राचीन काल में। और ये आता है खानदेश बुरहानपुर में। और किसको अधीन किया था, तो अधीन किया था सातवाहन वंश के अधीन किया था, ये भी ध्यान रखना, सातवाहन वंश के अधीन, सातवाहन वंश के अधीन शासन किया था। ठीक है, ये अब ज़्यादा पॉइंट है नहीं, कहाँ से लेके आऊँ मैं, जब इतिहास में ही नहीं है तो कहाँ से निकाले उसको हम। जो मुख्य बिंदु है एमपीपीएससी की दृष्टि से वो हो चुके हैं, आभीर वंश। और तीसरा एक जो छोटा वाला वंश है वो है वाकाटक वंश। और वाकाटक वंश है ना, इसके संस्थापक कौन है, विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश के जो संस्थापक हैं, इनका नाम कभी कभी क्या डायरेक्टली पूछते हैं कि इसके संस्थापक का नाम बताओ, तो वाकाटक वंश के संस्थापक है विंध्य शक्ति। और ये जो वाकाटक वंश हुआ करता था, इसका भी राज्य क्षेत्र कहां पर हुआ था, विदिशा। अब विदिशा देखना, यहाँ पर जो शासन के जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे ना, वो प्राचीन काल में या तो उज्जैन या फिर विदिशा, ये जो दो क्षेत्र थे यहीं पर शासन होता था। तो वाकाटक वंश हो गया है। अब शॉर्ट देख लें आप लोग यहाँ पे क्या चीजें हैं कि नागवंश है, तो नागवंश के संस्थापक कौन है, वृषभनाथ है। और इन्होंने विदिशा के अंतर्गत अपना राज शासन किया। तांबे के सिक्के जो वृषभनाथ के समयकाल के या नागवंश के समयकाल के हैं, वो बेसनगर से प्राप्त होते हैं। और इन्हीं के एक राजा हुए भीमनाग ने अपनी राजधानी विदिशा से परिवर्तित करके ग्वालियर पवैया में बना दी। आभीर वंश के संस्थापक कौन है, ईश्वर सेन ने आभीर वंश की स्थापना की। और खानदेश जिसे वर्तमान में बुरहानपुर बोलते हैं, वहां पर स्वतंत्र राज्य स्थापना की। और फिर क्या, फिर यह कि सातवाहन वंश के अधीन इनका शासनकाल हुआ करता था। और लास्ट में आता है वाकाटक वंश जिसके संस्थापक है विंध्य शक्ति। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था विदिशा को, यह राजधानी क्षेत्र विदिशा में शासन किया था। इसके साथ हमारे ये प्रमुख राजवंश समाप्त हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके साथ में ही आपको गुप्त टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे सबकी लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त में ही दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक बिल्कुल खोलिए, शेयर करें और लोगों को भी बताइए और अधिक से अधिक टेस्ट दीजिए। थैंक यू।